नमस्कार, मैं डॉक्टर रमनिवास शर्मा रमन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज एमसीक्यू ऑन टेक्नोलॉजी पर एक विशेष सेशन जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स होने जा रही है उसके लिए लेकर के आपके सामने हाजिर है। बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले के सेशन में हमने फिजिक्स पर, लाइट पर, मोशन पर, ग्रेविटेशन पर अलग अलग वीडियो आपके सामने रखे थे। संभवतः आपने उन सब को पढ़ लिया होगा और आने वाली जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा है, पीएनएसटी की परीक्षा है, नीट की जो परीक्षा है, उनमें वो प्रश्न आपकी मदद जरूर करेंगे। आज का जो सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पर है। टेक्नोलॉजी की शुरुआत करें क्योंकि टेक्नोलॉजी अब मॉडर्न सब्जेक्ट के रूप में शामिल है, इसलिए ज़्यादातर सवाल टेक्नोलॉजी पर बनते हैं। तो टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ें उसके पहले आपको बताते चलें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारा यह सेशन शाम को 6 बजे लाइव होता है। यदि आपको हमसे कुछ सवाल पूछने हैं तो शाम को 6 बजे लाइव सेशन में आप हमारे साथ आइए और लाइव सेशन में आप हमसे सवाल पूछिए, तुरंत हम उसका जवाब आपको देंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य टेक्नोलॉजी के संबंध में हम आपको पहले ही शुरुआत में बताना चाहते हैं और आप सोचिए, क्या ये तथ्य आपकी नज़र में हैं? क्या टेक्नोलॉजी पढ़ते समय इन तथ्यों को आपने पढ़ा है? जैसे परमाणु बम या एटॉमिक बम नाभिकीय विखंडन की या न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। क्या आपने ऐसा पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बता रहे हैं, इन महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट कर लीजिए। सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी जो प्रकाश हमें मिलता है, या सूर्य का निर्माण कह लीजिए, सूर्य इतना तप्त है, गर्म है, तो सौर ऊर्जा का मुख्य कारक नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। फिजन नहीं, फ्यूजन है। ऐसे कुछ सवाल पीएससी प्री में, पीएनएसटी में और नीट में कभी कभी पूछे गए। ऑटो हैगन एक वैज्ञानिक, और इन्होंने ही बताया था कि अणुबम की खोज नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर की थी। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, क्या आपने पढ़ा? रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया। कलपक्कम जो तमिलनाडु स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है। यदि आपने पढ़ा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और यदि आपने पढ़ा नहीं है तो इन जो महत्वपूर्ण तथ्यों को हम बता रहे हैं पढ़ने की कोशिश करिएगा। यदि आप लाइव हैं तो उनको लिखते चलिएगा। हमने कहा तमिलनाडु स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है। तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन एवं गुरुत्वीय संकुचन द्वारा प्राप्त करते हैं। ध्यान से इस लाइन को पढ़िएगा। तारे अपनी ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन एवं ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसा सवाल भी हम आपसे आगे पूछने वाले हैं। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः सीसा बनता है। ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः शीशे का ही लेड का निर्माण होता है। कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का अक्षय स्रोत सौर सेल है, सोलर सेल है। सौर सेल सिलिकॉन की बनी होती है। यह भी सवाल मध्य प्रदेश पीएससी में प्री में पूछा गया है। चंद्रयान 1, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दें कि 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया
गया। इसे चंद्रयान के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया था। एक दूसरा भुवन, BHUVAN, भुवन, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है। इस पर PSC मेंस पर लिखाया गया है। भुवन है क्या? एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है जिससे भारत के भूभागों को त्रिविमीय या 3D चित्रों के रूप में इंटरनेट पर देखा जा सकता है। गूगल अर्थ और विकीमैपीडिया की भांति इसमें भूभागों को अलग अलग ऊंचाइयों से देखा जा सकता है। एक सवाल पूछा गया, गगनयान पर एक लाइन लिखिए। यदि मान लो ऐसा सवाल आता है PSC मेंस में, कैसे लिखोगे? भारत 2022 में अपने प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान को भेजेगा जिसका नाम इसरो ने गगनयान रखा है। मान लो चंद्रयान 2 पर कुछ पूछता है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 2019 में चंद्रमा की सतह के अध्ययन हेतु चंद्रयान 2 भेजने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत चंद्रमा की सतह पर रोबोटिक रोवर उतारा जाएगा। मंगलयान क्या है? अंतरिक्ष में भारत ने एक बड़ी कामयाबी उस समय हासिल की जब स्वदेश निर्मित मंगलयान मॉम ने 24 सितंबर 2014, समय याद रखिएगा, 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। 24 सितंबर 2014 को जब मंगलयान ने लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया तो उस पल का साक्ष्य बनने के लिए नरेंद्र मोदी स्वयं इसरो के बेंगलुरु स्थित केंद्र में उपस्थित थे। ये भी बड़ी उपलब्धि। इसी के साथ यूरोपीय संघ, अमेरिका व रूस के पश्चात भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया। 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में, समय याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारत ने 1971 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई। स्टेट डाटा सेंटर SDC प्रारंभ करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ब्रह्मोस भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नाभिकीय पनडुब्बी अरिहंत देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी है जिसका निर्माण विशाखापट्टनम स्थित शिव बिल्डिंग सेंटर में किया गया। मझगांव डाक लिमिटेड जलपोत निर्माण के मामले में देश का बड़ा यार्ड है। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में की गई। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई। आर्यभट्ट प्रसिद्ध भारतीय खगोलज एवं गणितज्ञ थे। भारतीय कृत्रिम उपग्रह, प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट के नाम पर रखा। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपके सामने रखे हैं। और चूंकि आज का यह सेशन MCQ सेशन है तो ये जानकारी दे करके इन्हीं से जुड़े हुए सवाल आज हम आपसे पूछने वाले हैं। तो चलें MCQ सेशन की ओर, और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर MCQ सेशन की शुरुआत करें। इसके पहले जो हमने महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखे हैं, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को यदि आपने नोट कर लिया है, यदि आपने अपने दिमाग पर उसको फीड कर लिया है, तो उन तथ्यों को बार बार अपने दिमाग पर दोहराते रहिएगा, क्योंकि ये सवाल MPPSC का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव UPSC देने जा रहे हों, नीट देने जा रहे हों, PNST देने जा रहे हों, कोई भी परीक्षा देने जा रहे हों, सारी परीक्षाओं के लिए ये आवश्यक सवाल हो। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग। पहला सवाल, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग
होता है। इस खाली स्थान को आपको भरना है। ऑप्शन हम दे रहे हैं ए सबमरीय मरीन रॉकेट, बी सोच समझकर जवाब करिएगा फ्रॉस्ट मुक्त रेफ्रिजरेटर, फ्रॉस्ट मुक्त रेफ्रिजरेटर, सी ऑप्शन दे रहे हैं रॉकेट तकनीक यानी रॉकेट टेक्नोलॉजी, और डी ऑप्शन दे रहे हैं सुपर कंडक्टिविटी। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग डैश डैश होता है, सबमरीन रॉकेट पर, फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर पर, रॉकेट तकनीक पर या सुपर कंडक्टिविटी पर। सही जवाब आपको करना है। सही जवाब आप अपने आंसर बुक में लिख लीजिएगा। जब पूरे सवाल हो जाएंगे उसके बाद सही जवाब हम आपको बताएंगे। फिर आप अपने आप को टेस्ट करिएगा आपसे कितने सवाल बने, क्योंकि एमपीपीएससी प्री की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है। तो इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आप अपने आप को मजबूत कितना हैं, कितने तैयार हैं टेक्नोलॉजी के सवाल को करने के लिए, ये भी पता लग जाए। तो चलिए दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल, अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजा गया प्रथम उपग्रह, था। ये ऑप्शन दे रहे हैं, उस उपग्रह का नाम आपको बताना है। क्या वह भास्कर था? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह रोहिणी था? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह आर्यभट्ट था? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एप्पल था? हमने पूछा दूसरे सवाल में कि अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजा गया प्रथम सैटेलाइट कौन था? क्या वह भास्कर था? क्या वह रोहिणी था? क्या वह आर्यभट्ट था? क्या वह एप्पल था? चलें तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल हमारा है, कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए निम्नलिखित में से, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम उपग्रहों में कम्युनिकेशन के लिए which type of wave is required या which type of wave is used? नंबर ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो माइक्रोवेव्स हैं? या सूक्ष्म तरंगे हैं? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह रेडियो तरंगे हैं, रेडियो वेव्स है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो ए वेव्स हैं? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह यूवी वेव्स है? यूपीएससी में पूछा गया ये सवाल है
कि कृत्रिम उपग्रह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं उसमें कम्युनिकेशन के लिए किस प्रकार की तरंग का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा तीसरा सवाल था। चौथे सवाल पर चलते हैं। चौथे सवाल पर एक थ्योरेटिकल तथ्यात्मक सवाल यूपीएससी ने पूछा, जरा इसको सोच समझ करके करिएगा कि एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना सिद्धांत कब बनती है। अब इसमें आपकी सोच, आप कितना जानते हैं, कितना तथ्यों को आपने पढ़ा है, इस पर निर्भर करेगा कि आप सही उत्तर बता पाएं। एक परिकल्पना सिद्धांत कब बनती है, एक हाइपोथेसिस कब थ्योरी में कन्वर्ट हो जाती है, कब सिद्धांत के रूप में बदल जाती है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, संतुष्ट परिणाम मिल जाने पर इसका परीक्षण होता है, और इससे वैधता मिल जाए। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई परिकल्पना आई, फिर उसका टेस्ट किया गया और टेस्ट करने के बाद उसको वैलिड मान लिया गया, क्या वह सिद्धांत बन जाएगा। ए बी पॉइंट बता रहे हैं। सभी पॉइंट्स जो हैं उत्तर के काफी नजदीक होंगे, ध्यान रखिए। कुछ वैज्ञानिक सहमत हों, कुछ वैज्ञानिक सहमत हूं कि यह एक मान्य कथन है। सी ऑप्शन आपको दे रहे हैं, कई बार सही करने से और डी ऑप्शन दे रहे हैं, जब वह एक विज्ञान पत्रिका में छपे। एक परिकल्पना की अंग्रेजी यहां याद रखिएगा हाइपोथेसिस है। सिद्धांत का मतलब है थ्योरी है। सोच समझ कर करिए जवाब। यूपीएससी ने सवाल पूछा कि एक परिकल्पना सिद्धांत कब बनेगी। संतुष्ट परिणाम मिल जाने पर इसका परीक्षण होता है और फिर वैधता मिल जाए। कुछ वैज्ञानिक सहमत हों कि यह मात्र कथन है, कई बार सही करने से, और जब वह एक विज्ञान पत्रिका में छप जाए। 5वां सवाल, प्रारंभिक स्तर पर, यह भी गूढ़ सवाल है। प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर में विज्ञान को पढ़ने का क्या उद्देश्य है। पढ़ने का क्या उद्देश्य है। ये ऑप्शन दे रहे हैं आपको, भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के, भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के नियमों को सीखना,
बी ऑप्शन दे रहे हैं प्रेक्षण द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, प्रेक्षण द्वारा तात्कालिक परिस्थिति की, तात्कालिक परिस्थिति की छानबीन करना और आसान निष्कर्ष निकालना। सी ऑप्शन दे रहे हैं प्रकृति के नियमों का सत्यापन करना, और डी ऑप्शन दे रहे हैं प्रयोग करना, परीक्षण को देखना और निष्कर्ष पर और कंक्लूजन पर पहुंचना। ये भी तथ्यात्मक विचारात्मक सवाल इसी को कहते हैं। अक्सर अब पीएससी और यूपीएससी ये दोनों परीक्षाएं जो हैं तथ्यात्मक परीक्षाओं पर चली गई, तथ्यात्मक सवाल ज़्यादा आते हैं। इसको भी विचार करिएगा कि प्रारंभिक स्तर में विज्ञान को पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है। क्या भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के नियमों को सीखना, प्रेक्षण द्वारा तात्कालिक परिस्थिति की छानबीन करना और आसान निष्कर्ष निकालना, प्रकृति के नियमों का सत्यापन करना, प्रयोग करना, परीक्षण को देखना और कंक्लूजन पर पहुंचना। चलिए छठवें सवाल की ओर। यह हमारा, ये जीके का भी सवाल है, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है यह हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने नागरिकों में वैज्ञानिक सोच की जागरूकता को उजागर करें। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में इसका विवरण है। सोच विचार करके, यदि आपका जीके भी मौजूद होगा तो जीके भी टेस्ट हो जाएगा। क्या वह धारा 51A है? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह धारा 25 है? क्या वह धारा 28 है? और क्या वह धारा डी ऑप्शन में 30 है? क्या वह धारा 51A है? क्या वह धारा 25A है? क्या वह धारा 28A है? क्या वह धारा 30A है? यह हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने नागरिकों में वैज्ञानिक सोच की जागरूकता को उजागर करें। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है संविधान में। यह किस धारा में लिखा हुआ है? भारत संविधान के किस अनुच्छेद में इसका विवरण है? तो ये था छठवां सवाल। सातवां सवाल, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से
एक दूसरे से बातें करने के लिए बाह्य क्षेत्र में, ध्यान से पढ़ना, बाह्य क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं बताना है आपको। पहला ऑप्शन दे रहे हैं भूकंपी तरंगे। भूकंपी कौन सी वेव का इस्तेमाल करते हैं अंतरिक्ष यात्री, ये आपको बताना है। क्या वह रेडियो तरंगे हैं? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो प्रत्यास्थ तरंगे हैं? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, जो अंतरिक्ष में हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं? क्या वो भूकंपी तरंगे हैं? क्या वो रेडियो तरंगे हैं? क्या वो प्रत्यास्थ तरंगे हैं? क्या वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? 8वें सवाल पर ले चलते हैं आपको। विज्ञान सीखने, ये भी तथ्यात्मक सवाल है। विज्ञान सीखने में भाग लेने की औपचारिक विधियां हैं। ए, विज्ञान प्रदर्शनी, बी, विज्ञान कॉन्फ्रेंस, सी, विज्ञान गोष्ठी, और डी ऑप्शन दे रहे हैं कक्षा में निर्धारित पुस्तकों से सीखने में। विज्ञान सीखने में भाग लेने की औपचारिक विधियां कौन कौन सी हैं? क्या वो विज्ञान प्रदर्शनी है? क्या वो विज्ञान कॉन्फ्रेंस है? क्या वो विज्ञान गोष्ठी है? या कक्षा में निर्धारित पुस्तकों में सीखने में? तो ये हमारा 8वां सवाल हो गया। 9वां सवाल, ये भी तथ्यात्मक सवाल। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है। ए, किसको कहेंगे कि ये साइंटिफिकल मिररिंग है या इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, प्रेजेंटेशन है? किसको कहेंगे? जरा सोच विचार कर। धार्मिक प्रथाओं को बिना प्रश्न उठाए श्रद्धा के साथ मानना, बी ऑप्शन दे रहे हैं आपको निष्कर्ष लेने से पहले प्रश्न उठाना, और तार्किक ढंग से सोचना
सी ऑप्शन दे रहे हैं आपको, धर्म और प्रथाओं को ना मानना। और अंतिम ऑप्शन आपको दे रहे हैं, वैज्ञानिक साहित्य में उल्लेखित बातों में अंधविश्वास रखना। तो ये 9वां सवाल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या कहोगे आप? धार्मिक प्रथाओं को बिना प्रश्न उठाए श्रद्धा के साथ मान लेना, निष्कर्ष लेने से पहले प्रश्न उठाना और तार्किक ढंग से सोचना, धर्म और प्रथाओं को ना मानना, वैज्ञानिक साहित्य में उल्लेखनीय बातों में अंधविश्वास रखना। सोच समझ करके करिए जवाब इसका। और 10वां सवाल, टेक्नोलॉजी से जो या विज्ञान के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, किस प्रधानमंत्री ने, सारे ये प्रश्न आपके पेपर पर हैं, किस प्रधानमंत्री ने हमारे देश में नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया? क्या वो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे? क्या वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी? क्या वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे? और क्या वो प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे? किस प्रधानमंत्री ने हमारे देश में नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। किस प्रधानमंत्री ने हमारे देश में नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया? एक और तथ्यात्मक सवाल यूपीएससी ने पूछा, विज्ञान सीखना सामाजिक परिवर्तन किस बारे में ला सकता है? प्रश्न आप समझ गए होंगे। मान लो यदि कोई आदमी विज्ञान सीख लिया तो उसके सोशल स्टैंडर्ड में क्या परिवर्तन होगा? कुल मिलाकर के ये सवाल पूछ रहा है। पहला, व्यर्थ के रीति रिवाज, व पद्धति के प्रति लोगों का प्रश्न उठाने के लिए जागरूक करना। बी ऑप्शन आपको दे रहे हैं, समुदाय के सभी रीति रिवाजों को बदल देना।
सी ऑप्शन दे रहे हैं समुदाय के सीमांत समूहों के विरोध में पक्षपात का रख रखाव करना। और अंतिम ऑप्शन डी ऑप्शन आपको दे रहे हैं आधुनिक युग में परवाह किए बिना परवाह किए बिना समाज के उन नियमों का पालन करना। यह भी थ्योरेटिकल सवाल है। विज्ञान सीखने का मतलब क्या होता है कि उससे सामाजिक स्थिति क्या होती है, व्यक्ति के रीति रिवाजों के पद्धति के प्रति लोगों को प्रश्न उठाने के लिए जागरूक करना, समुदाय के सभी रीति रिवाजों को बदल देना, समुदाय के सीमांत समूहों के विरोध में पक्षपात या रखरखाव करना, आधुनिक युग में परवाह किए बिना समाज के नियमों को पालना। 12वें सवाल पर आपको ले चलते हैं। आकस्मिक प्रेक्षण विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजों की तरफ प्रेरित करते हैं। आकस्मिक प्रेक्षण विज्ञान की ये अलग है। आकस्मिक प्रेक्षण मतलब कोई चीज अचानक दिख जाए। आकस्मिक प्रेक्षण विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजों की तरफ प्रेरित करते हैं। तथ्य को समझने की कोशिश करें। अब लिख रहे हैं नीचे दिए गए तथ्यों में से कौन सा तथ्य इसका उदाहरण नहीं है। ध्यान देना, नहीं पूछ रहा है। ए ऑप्शन दे रहे हैं पेनिसिलियम की खोज, बी ऑप्शन दे रहे हैं बोर्डो मिश्रण की खोज, बोर्डो मिक्सचर की खोज, सी ऑप्शन दे रहे हैं प्रकृति वर्ण का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन, और डी ऑप्शन दे रहे हैं रोटेंजन के द्वारा एक्स-रे किरणों की खोज। प्रश्न को समझिएगा। थोड़ा सवाल जो है तथ्यात्मक है, थ्योरेटिकल है। जब प्रश्न समझोगे तभी सही। आकस्मिक प्रेक्षण
विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजों की आकस्मिक प्रेक्षण पढ़ने के बाद थोड़ा रुकिएगा, फिर आगे पढ़िए। आकस्मिक प्रेक्षण विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजों की तरफ प्रेरित करते हैं। नीचे दिए गए तथ्यों में से कौन सा तथ्य इसका उदाहरण नहीं है? पेनिसिलियम की खोज, बोर्डो मिक्सचर की खोज, प्रकृति वर्ण का सिद्धांत, रोटेंजन द्वारा एक्सरे किरणों की। 13वां सवाल, मौका तैयार दिमाग, मौका, ध्यान से पहले समझने की, मौका तैयार दिमाग के पक्ष में होता है। यह कथन किसका है? ए, चार्ल्स डार्विन का है। बी ऑप्शन दे रहे हैं आइजैक न्यूटन का है। सी ऑप्शन दे रहे हैं फ्लेमिंग का है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं लुइस पैस्च्यूर का है। तेरहवां सवाल। चलिए 14वां सवाल की ओर। समय जानने के लिए अंतरिक्ष यात्री को, एस्ट्रोनॉट को, अंतरिक्ष यात्री को किसकी आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन दे रहे हैं एक स्प्रिंग वाली घड़ी, बी ऑप्शन दे रहे हैं लोलक घड़ी, सी ऑप्शन दे रहे हैं लोलक घड़ी या स्प्रिंग, ए और बी दोनों की, और डी ऑप्शन दे रहे हैं नहीं। समय जानने के लिए एक एस्ट्रोनॉट जब ऊपर जाता है तो उसको आवश्यकता किसकी होती है? क्या एक स्प्रिंग वाली घड़ी की, क्या लोलक की घड़ी की, ए और बी दोनों की, या किसी की नहीं। 15वां सवाल, साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर या वैज्ञानिक मनोभाव यह शब्द सबसे पहली बार, यह शब्द सबसे पहली बार प्रयोग नेहरू जी ने अपनी किस बुक में किया था? ये ऑप्शन दे रहे हैं भारत एक खोज,
बी ऑप्शन दे रहे हैं विश्व इतिहास की झलक, एक किताब इनकी है महात्मा गांधी। डी ऑप्शन दे रहे हैं आपको एक आत्मकथा, स्वतंत्रता की ओर। साइंटिफिक टेम्पर या वैज्ञानिक मनोभाव, यह शब्द सबसे पहली बार प्रयोग नेहरू जी ने अपनी किस बुक में किया? भारत एक खोज में किया, विश्व इतिहास की झलक में किया, महात्मा गांधी में किया, या एक आत्मकथा स्वतंत्रता की ओर किया? 16वां सवाल, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में तियाने-1 नाम सुना है? तियाने-1 क्या है? ये रिसेंट सवाल है, अभी पूछा गया था मध्य प्रदेश, जितने 3 स्टेट पे पूछा गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में तियाने-1 क्या है? आपको बताना है एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। बी आपको बताना है एक अंतरिक्ष स्टेशन है। सी ऑप्शन आपको बताना है एक सुपर कंप्यूटर है। और डी ऑप्शन में आपको बताना है एक प्रस्तावित जीपीएस सिस्टम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में तियाने-1 क्या है? एक सैटेलाइट है, एक अंतरिक्ष स्टेशन है, एक सुपर कंप्यूटर है, एक प्रस्तावित जीपीएस सिस्टम है। 17वां सवाल, ये सवाल पीएनएसटी में पूछा गया। एनीमोमीटर से निम्न में से क्या मापा जाता है? क्या इससे पानी का वेग मापते हैं? बी ऑप्शन दे रहे हैं आपको, क्या इससे पवन का वेग मापते हैं? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापते हैं? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या इससे निरपेक्ष आर्द्रता मापते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट है एनीमोमीटर, इनमें से क्या मापा जाता है? क्या पानी का वेग, क्या पवन का वेग, क्या सापेक्षिक आर्द्रता, क्या निरपेक्ष आर्द्रता? ये आपको बताना है 17वें सवाल पर। 18वें सवाल में बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान
बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये ऑप्शन आपको दे रहे हैं, सीवी रमन के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन दे रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन दे रहे हैं, नारायण मूर्ति के द्वारा किया गया। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, श्री टाटा के द्वारा किया। बंगलौर का जो भारतीय विज्ञान संस्थान है, इसको स्थापित करने में किसका योगदान है? सीवी रमन का है, सुभाष चंद्र बोस का है, नारायण मूर्ति का है या श्री टाटा का है? 19वां सवाल आपके स्क्रीन पर रहा कि पृथ्वी के चारों ओर भू स्थिर उपग्रहों के घूर्णन की, भू स्थिर उपग्रहों के घूर्णन की अवधि है पृथ्वी के चारों ओर जियो सैटेलाइट्स की बात करें, भू स्थिर उपग्रहों के घूर्णन की अवधि क्या है? ए पर दे रहे हैं, क्या वह 24 आवर है? बी ऑप्शन में दे रहे हैं, क्या वह 100 मिनट्स है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 48 आवर्स है? डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 48 मिनट्स है? पृथ्वी के चारों ओर जो जियो सैटेलाइट घूमते हैं, उनके घूर्णन की अवधि क्या है? 24 आवर है, 100 मिनट्स है, 48 आवर है। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, जब बैले नृत्यकार, यूपीएससी का सवाल है, नृत्यकार अपने पैर की उंगलियां या आप इसको पंजा कह सकते हैं, जब बैले नृत्यकार अपने पैर की उंगलियों यानी पंजे पर नृत्य करते हैं, तो एंकल ज्वाइंट की हम बात कर रहे हैं, तो एंकल ज्वाइंट एड़ी वाला की बात कर रहे हैं, तो एंकल ज्वाइंट में किस तरह का लीवर उपयोग किया जाता है? थोड़ा गूढ़ सवाल पर थोड़ा दिमाग फिजिक्स का लगाएंगे तो निकलेगा। जब बैले नृत्यकार अपने पैर की उंगलियों पर मतलब पंजा लगाती हैं, पंजे पर नृत्य करती हैं, तो एंकल ज्वाइंट मतलब एड़ी वाला हिस्सा किस तरह के लीवर का उपयोग किया जाता है, ये बताना है ऑप्शन में। ए
प्रथम श्रेणी का लीवर है। बी ऑप्शन में बताना है द्वितीय श्रेणी का लीवर है। और सी ऑप्शन में बताना है तृतीय श्रेणी का लीवर है। और डी ऑप्शन में बताना है चतुर्थ श्रेणी का। जब बैले नृत्यकार ऐसे पंजे को रख करके और उस पर घूर्णन करती है तो एंकल जॉइंट में किस तरह का प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी, किस तरह की श्रेणी का इस्तेमाल होता है। अब आज के सेशन का ये अंतिम सवाल था। अब अंतिम सवाल के पूछने के बाद हम आपको अब उत्तरों की ओर ले चलेंगे। उत्तरों की ओर बढ़ें। अब आप चेक करिएगा कि कितने उत्तर आपके सही हुए। हम तुरंत आपको उत्तर बता देते हैं। पहले सवाल पर आपको ले चलते हैं। पहला सवाल हमने पूछा था क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किसमें होता है। तो बहुत सरल सवाल था कि भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान में प्रयुक्त होने वाली द्रव्य ईंधन चालित इंजन में ईंधन बहुत कम तापमान पर भरा जाता है। ऐसे इंजन क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कहलाते हैं। इस तरह के रॉकेट इंजन में अत्यधिक ठंडी और द्रवीकृत गैसों में ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इसका सही जवाब सी होगा। अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजा गया पहला यान जो था वो था आर्यभट्ट। इसको काफ़ी बच्चों ने कर लिया होगा। कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए निम्नलिखित में कौन सी तरंग का इस्तेमाल होता है। तो छोटी तरंगें होती हैं वो माइक्रोवेव्स कहलाती हैं। चौथा सवाल था एक परिकल्पना सिद्धांत कब बनेगी। तो इसका पहला पॉइंट यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो संतुष्ट परिणाम मिल जाने पर इसका परीक्षण होता है और वैधता मिल जाए। प्रारंभिक स्तर में विज्ञान को पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका 25वें सवाल का जवाब आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्तर में विज्ञान को बढ़ाने का उद्देश्य प्रेक्षण द्वारा तात्कालिक परिस्थिति की छानबीन करना और आसान निष्कर्ष निकालना, ये इसका उद्देश्य होता है। यानी 20 सही है। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने नागरिकों को वैज्ञानिक सोच की जागरूकता को उजागर करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये एंग्जामन ए में वर्णित है। अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। और जब अभी हम विज्ञान के तथ्य आपको बता रहे थे तो इन सारे प्रश्नों का डिस्कशन किया है। विज्ञान सीखने में भाग लेने की औपचारिक विधियां कौन कौन सी हैं। ये तो सारी विधियां हैं पर सीखने की औपचारिक विधि कौन सी है याद कर लीजिएगा। 8वें सवाल का औपचारिक विधि, अनौपचारिक कहते तो बात बनती, औपचारिक कह रहे हैं तो कक्षा में निर्धारित पुस्तकों के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ तो इसमें साफ स्पष्ट आ रहा है। 9वें का कि निष्कर्ष लेने से पहले प्रश्न उठाना और तार्किक ढंग से उसको सोचना, ये उसका होता है। आपको ले चलते हैं 10वें, किस प्रधानमंत्री ने हमारे देश के नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया। तो वो पंडित नेहरू थे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने वैज्ञानिकता को विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। 11वां सवाल है विज्ञान सीखना सामाजिक परिवर्तन किस बारे में ला सकता है। सामाजिकता में हमारे क्या परिवर्तन ला सकता है। 11वां सवाल तो व्यर्थ के जो रीति रिवाज हैं बिना तर्क के हैं उनको हटा देना और लोगों को उसके प्रति अवेयर करना, ये उद्देश्य होता है। आकस्मिक प्रेक्षण विज्ञान की प्रकृति वर्ण के अनुसार, पहले ध्यान से सुनो जो हम कह रहे हैं, प्रकृति वर्ण के अनुसार परिवर्तन क्रमिक रूप से होते हैं। यह सिद्धांत आकस्मिक परिवर्तन या प्रेक्षण पर निर्भर नहीं करता। प्रकृति वर्ण का सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन का बायोलॉजी के चैप्टर में हम पढ़ाएंगे कि जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे करके होता है। जैसे मान लो हमारी नाक को टेढ़ी होनी है तो सीधा नाक नहीं टेढ़ी हो जाएगी, यह पहले धीरे धीरे करके झुकेगी, फिर लास्ट में 10-20 साल के बाद नाक टेढ़ी हो जाएगी।
ये कह रहा है आकस्मिक प्रेक्षण कि यदि हमारी नाक को टेढ़ा होना है तो तुरंत ये टेढ़ी हो जाए। इसीलिए आकस्मिक प्रेक्षण विज्ञान के महत्वपूर्ण खोजों की तरफ प्रेरित करते हैं। कौन सा तथ्य इसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये वाला तथ्य ये कहता है प्रकृति वर्ण का सिद्धांत कि जो परिवर्तन होगा, जो चेंज होगा, वो धीरे धीरे करके होगा। ये सवाल यूपीएससी ने पूछा। ऐसे सवालों पर गंभीरता से आपको विचार करना चाहिए। 13वां सवाल मौका तैयार विभाग के पक्ष में होता है और यह कथन लुईस पाश्चर इसको कर लेना, लुईस पाश्चर के द्वारा दिया गया। इसको पढ़ लेना, न समझ में आएगा तो हम जब 6 बजे लाइव होंगे तो उस समय पूछना। समय जानने के लिए अंतरिक्ष यात्री 14वें सवाल पर एक स्प्रिंग वाली घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं ये फंक्शन जब आप कहोगे तो इसके लिए भी हम क्लास अलग से शेड्यूल बनाएंगे। साइंटिफिक टेम्पर या वैज्ञानिक मनोभाव, यह सबसे पहले प्रयोग नेहरू जी ने किस किताब में किया था? तो वो किताब थी भारत एक खोज। डिस्कवरी इंडिया वाले में ये सीरियल टीवी पर लंबे समय तक चला था, ये डिस्कशन भी उसमें आया था। 16वें सवाल पर लिए चलते हैं। विज्ञान और तकनीकी के विकास में तियाने-1 ये क्या है? तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। ये जीके का भी सवाल है। एनीमोमीटर से क्या नापोगे आप? क्या मापा जाता है? 17वें सवाल पर पवन का, हवा का वेग मापा जाता है। याद कर लेना, एनीमोमीटर से मापा जाता है। बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वो जमशेदजी टाटा हैं, जिनकी टाटा मोटर्स चलती हैं, गाड़ियाँ बनती हैं। उन्होंने बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान, ये नेहरू जी के मित्र थे और मित्र के कारण नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका विज्ञान के प्रति काफ़ी लगाव था। उन्होंने टाटा जी से रिक्वेस्ट करके बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान स्थापित करवाई थी। तो इसके संस्थापक जो हैं टाटा जी हैं। 19वें सवाल पर आपको ले चलते हैं। 19वां सवाल हमने पूछा था कि पृथ्वी के चारों ओर भू स्थिर उपग्रहों में, तो इसको तो आप जानते हो, ये 24 घंटे लगता है इसमें। और 20वें सवाल पर ले चलते हैं। जब बैले नृत्यकार नाचती है तो बैले नृत्यकार पंजे पर नाचती है, और जब नृत्य करती है तो शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए एकल ज्वाइंट में द्वितीय श्रेणी का लीवर उपयोग किया जाता है। ये नाचने वालों से पूछना कैसे फंक्शन काम करता है। जब हम आपको बोन्स का चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के लीवर कैसे हमारे एड़ी में काम करते हैं, उस समय हम आपको बताएंगे। कुल मिलाकर के ये बा यानी बी उत्तर द्वितीय श्रेणी का लीवर इस्तेमाल करता है। तो ये अंतिम सवाल था। बच्चों कैसा लगा टेक्नोलॉजी पर यह सवाल का सेशन, ये ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह हमारी क्लास शाम को 6 बजे आज 14 जून को लाइव होगी। आप लाइव सेशन में हमसे मिलिए। जो अब आपका डिस्कशन हो, आपका कोई सवाल हो, लाइव सेशन में मिलिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक दिन के अंतराल के बाद कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।